हेलो 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन. I am Praveen Yadav and welcomes you to today's our chemistry class. Okay, in the previous class we all are started about the periodic properties. Okay, so in the previous class we discussed the uh, about the model periodic law and the periodic table, and we also discuss about some properties of modern periodic table. Okay, in the today's class we start about the periodic properties, and the physical properties which repeat itself in the regular interval in the long form of modern periodic table. ओके, ठीक है. तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आवर्त सारणी के अंतर्गत हमने पढ़ा था आधुनिक आवर्त नियम पढ़ा था, और उस आधुनिक आवर्त नियम में हमने मोसले का आवर्त नियम पढ़ा था, और उसी आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर हमने परमाणु आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के बारे में हमने अध्ययन किया था. ठीक है, और इस आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में हमने परमाणुओं के विभिन्न, ये जो आवर्त सारणी का जो दीर्घ रूप है, इस आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में हमने परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के लक्षणों के बारे में देखा था. ठीक है, तो आधुनिक आवर्त नियम के बारे में आपको मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जानकारी मैं और दे देता हूं कि मोसले ने क्या किया था. मोसले ने एक प्रयोग किया था. उन्होंने यह प्रयोग किया कि जो विभिन्न धातुओं से उत्सर्जित होने वाली एक्स किरणें हैं, उन एक्स किरणों की आवृत्ति का उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने यह बताया कि ये जो आवृत्ति है इसका वर्गमूल हमेशा एक पूर्णांक के समानुपाती होता है, और यह जो पूर्णांक होता है, यह पूर्णांक किसी भी परमाणु का या तत्व के मूलभूत गुण प्रदर्शित करने वाला परमाणु क्रमांक होता है. ठीक है, यह उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है. तो मोसले ने बताया था कि जो विभिन्न धातुओं से या विभिन्न तत्वों से प्राप्त होने वाली जो एक्स किरणें हैं, उस एक्स किरणों की आवृत्ति का वर्गमूल परमाणु क्रमांक के समानुपाती होता है. तो इस प्रकार उन्होंने परमाणु क्रमांक को उस तत्व का क्या बताया, उस तत्व का मूलभूत गुण बताया. ठीक है, उस तत्व का क्या बताया, मूलभूत गुण बताया, और इस प्रकार से उन्होंने अपना एक आवर्त नियम प्रतिपादित किया, और उन्होंने अपने इस आवर्त नियम में यह बताया कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं.
उन्होंने अपने आवर्त नियम में यह बताया कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात आवर्ती फलन कहने का मतलब यह है कि यदि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करें, यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करें, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति होती है। अर्थात वे अपने भौतिक और रासायनिक गुणों में एक निश्चित अंतराल के पश्चात समानता व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी आधार पर मोसले ने क्या किया, परमाणुओं को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आवर्त सारणी प्राप्त हुआ। अभी जो वर्तमान में जो प्रचलित है वह आवर्त सारणी का दीर्घ रूप प्रचलित है, और वह आवर्त सारणी आपके मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तत्वों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, उस आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग थे और कुल 7 आवर्त थे। ठीक है, यहाँ पर तत्वों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। सबसे पहला वर्ग था एस ब्लॉक के तत्वों का, जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व जिसमें आते हैं। दूसरा समूह होता है पी ब्लॉक के तत्वों का, जिसमें वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व आते हैं। ठीक है, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, क्योंकि इसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करते हैं। वर्ग 18 के तत्वों को हम अक्रिय गैस तत्व कहते हैं, क्योंकि ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और इनके जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो पूर्ण होता है। इस कारण ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें हम अक्रिय तत्व भी कहा जाता है। बीच में आप देख रहे होंगे वर्ग 13 से वर्ग 12 तक के तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक तत्व, क्योंकि इसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के डी कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये भौतिक और रासायनिक गुणों को एस ब्लॉक के तत्वों से पी ब्लॉक के तत्वों की ओर संक्रमित करते हैं या क्रमिक रूप से परिवर्तित होते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों में 6वें आवर्त में परमाणु क्रमांक 57 लैंथेनम के बाद से परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक परमाणु क्रमांक 71 तक ये तत्व, और 7वें आवर्त में परमाणु क्रमांक 89 एक्टिनियम से लेकर के एक्टिनियम परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम परमाणु क्रमांक 103। ये जो 14 जो तत्व हैं, इन्हें आवर्त सारणी के मूल सारणी में न रख करके नीचे अलग से स्थान दिया गया है। इन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन उप उपांत्य कोश के एफ कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, ये सभी तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ सामान्य लक्षण पिछली क्लास में बताया था, तो उन सामान्य लक्षणों को ध्यान में रखिएगा। और चलिए अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो वो कहलाता है परमाणु त्रिज्या। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होती है, परमाणु त्रिज्या। तो यदि हम पहले के अगर परमाणु मॉडल में देखें, तो पहले के जो परमाणु मॉडल है, उस परमाणु मॉडल में त्रिज्या की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, परमाणु त्रिज्या की अवधारणा दी गई थी, और बोर के मॉडल में उस परमाणु त्रिज्या की गणना करने के लिए सूत्र भी दिया गया था। आधुनिक जो वर्तमान का जो परमाणु मॉडल प्रचलित है, परमाणु का जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल प्रचलित है, उस परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में यह कहा गया था कि किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से इसकी बाह्यतम कक्षा की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या क्या कहलाती है, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब यह जो परमाणु त्रिज्या है, यदि हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में देखें, तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में हाइजेनबर्ग ने यह कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका संवेग एक साथ गणना या एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, एक ही समय में एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। अर्थात यहाँ पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं है। ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं है। तब वहां पर कक्षक की अवधारणा आई, और कक्षक में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना व्यक्त की गई। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना या प्रायिकता अधिकतम होगी, उसे परमाणु कक्षक कहते हैं। अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अभ्र की संकल्पना आई, इलेक्ट्रॉन के बादल की संकल्पना आई, इलेक्ट्रॉन अभ्र। तो अब यहाँ पर कोई कक्षा निश्चित नहीं है,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बादल है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की संभावना व्यक्त की गई है, ठीक है। तब यहाँ पर परमाणु त्रिज्या की गणना किस प्रकार से की गई? तो परमाणु त्रिज्याओं की गणना करने के लिए उन परमाणु त्रिज्या का अलग अलग वर्गीकरण किया गया, ठीक है। सबसे पहला वर्गीकरण है सहसंयोजक त्रिज्या। ओके, ओके, एनी प्रॉब्लम? Okay, let's restart. If anyone problem, then tell me in a chat box, or you can also use audio reply. Okay. Okay, let's we continue. तो परमाणु त्रिज्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, एटॉमिक रेडी के बारे में पढ़ रहे थे। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है कि किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से इसकी बाह्यतम कक्षा की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में कहा गया, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में यह कहा गया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति या उसका वेग निश्चित नहीं होता, ठीक है। निश्चित नहीं होता कहने का मतलब यह है कि हम यह नहीं कह सकते कि कोई इलेक्ट्रॉन इस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तब वहां पर परमाणु कक्षक की अवधारणा आई और परमाणु कक्षक से इलेक्ट्रॉन अभ्र की अवधारणा आई, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन अभ्र कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के बादल, हम कह सकते हैं कि इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन की संभावना हो सकती है, ठीक है। हम यह नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन वहां निश्चित रूप से उपस्थित है, ठीक है। तो इन सीमाओं के कारण परमाणु त्रिज्या का क्या हुआ? परमाणु त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए उसका अलग अलग वर्गीकरण किया गया, ठीक है। भाई परमाणु तो इतना छोटा सा कण है कि हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, कि एक परमाणु को हम अलग से बाहर नहीं निकाल सकते, हम परमाणु को सामान्य आंखों से भी नहीं देख सकते। तो हम उसकी त्रिज्या की गणना किस प्रकार से करेंगे? तो उस त्रिज्या की गणना करने के लिए, उस परमाणु त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए परमाणु त्रिज्या को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। तो पहला उसका जो वर्गीकरण है उसका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है: सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या, और तीसरा होती है वैन डर वाल्स त्रिज्या, ठीक है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक अणु की संरचना बनाई है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी परमाणु को आइसोलेट नहीं कर सकते, जब हम किसी परमाणु को पृथक नहीं कर सकते, तब इस प्रकार उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं? तो किसी अणु के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अणु के माध्यम से हम कैसे करेंगे? तो वैसे ही परिभाषा के अनुसार कि नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा की दूरी, ठीक है। बाह्य परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कक्षा की दूरी, या फिर यदि एक अणु है तो उस अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा को हम क्या कह सकते हैं? परमाणु त्रिज्या कह सकते हैं। और यही कहा गया था सहसंयोजक त्रिज्याओं में, ठीक है। तो चलिए हम पहला पॉइंट देखते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर जिसमें भी आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना। तो परमाणु की त्रिज्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है क्लोरीन के अणु का, ठीक है। तो जब हम क्लोरीन के अणु की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करते हैं, देखिए एक क्लोरीन के परमाणु को पृथक करना संभव नहीं है, ठीक है। एक क्लोरीन के परमाणु को पृथक प्राप्त करना संभव नहीं है, ठीक है। अब यदि परमाणु को प्राप्त करना संभव नहीं है, तो हम परमाणु की त्रिज्या की गणना कैसे करें? तो हम परमाणु की त्रिज्या की गणना उसके स्थायी रूप अणु से करते हैं, जैसे कि हम क्लोरीन अणु लेते हैं, ठीक है। अब आप ये पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने सहसंयोजक बंध का निर्माण पढ़ा होगा, ठीक है। सहसंयोजक बंध आपके वर्तमान सिलेबस में भी है, हम लोग आगे वाली चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सहसंयोजक बंध के बारे में आपको बता दूं कि जो सहसंयोजक बंध बनता है वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। अब ये परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्यों करती है? जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपकी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इससे मैं आपको डिटेल से अभी नहीं बताना चाहूंगा, मैं केवल आपको यही बताऊंगा कि जो परमाणु हैं उन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपूर्ण रहता है,
अगर हम उत्कृष्ट गैस परमाणु को छोड़ दें तो उत्कृष्ट गैसों के अलावा जितने भी सभी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वह उनका जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है वह अपूर्ण रहता है। तो जब बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपूर्ण है अर्थात वह परमाणु है अस्थायी स्थिति में, तब स्थायी स्थिति को प्राप्त करने के लिए अर्थात संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए वह बंध का निर्माण करता है किसी अन्य परमाणुओं के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन क्या करता है, किसी दूसरे क्लोरीन परमाणु के साथ बंध का निर्माण करता है। तो वो कैसे करता है, थोड़ी सी आपको जानकारी मैं दे देता हूँ कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कोई बताएंगे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कोई बताएंगे भाई क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एनीवन? My question is for you. What is the atomic number of chlorine? हाँ जी, क्या बताया किसी ने? 18 नहीं, 18 नहीं होता। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। तब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा क्लोरीन का? कोई बताएंगे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 187। ये क्या है भाई? भाई आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में परमाणु की संरचना, वहां पर मैंने बहुत सारे तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था। क्या मैंने यही बताया था? जल्दी बताइए। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हुए। 1s2 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन 3s2 3p5। अर्थात वहां पर उसकी पी कक्षा को उसके पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? उस पी कक्षक में कुल 7 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, अर्थात वहां पर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए उस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए उस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अर्थात वह एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर ग्रहण कर लेगा तो वह स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार यदि दो क्लोरीन के परमाणु हैं, ठीक है, इस प्रकार यदि दो क्लोरीन के परमाणु हैं तो दो क्लोरीन के परमाणु अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, यदि कोई दो बच्चे हैं, यदि कोई दो बच्चे किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और यदि मान लीजिए उनके पास कोई बुक नहीं है। ठीक है, मान लीजिए किसी जो बुक है या कोई एक पुस्तक है उसकी कीमत है 500 रुपए। मान लीजिए एक स्टूडेंट के पास है 250 रुपए, दूसरे स्टूडेंट के पास भी 250 रुपए है, तो वो दोनों क्या करते हैं, उस बुक को खरीदने के लिए 250 रुपए की साझेदारी करते हैं। ठीक है, 500 रुपए में एक बुक आ गई। ठीक है, अब यदि वो एक बुक है, वो किसी एक स्टूडेंट की तो नहीं है, वो उन दोनों ही स्टूडेंट का उस पुस्तक पर बराबर ही अधिकार है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी होता है, सहसंयोजक बंध में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पर दोनों दोनों जो क्लोरीन के परमाणु हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, और जब वो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं मतलब उस दो इलेक्ट्रॉन पर दोनों ही परमाणु का समान अधिकार होता है, और वह साझेदारी के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उन दोनों परमाणु के बीच में स्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ओवरलैपिंग जो होता है, ओवरलैपिंग कहने का मतलब है कि आप ये जो दोनों जो परमाणु है उसकी आकृति में क्या है, वो एक दूसरे से ऐसे ही स्थित है, इस प्रकार से। जैसे दो परमाणु हैं, दो परमाणु एक दूसरे से इस प्रकार से स्थित है। तो ये जो ओवरलैपिंग है, यह ओवरलैपिंग के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन में कि वो ओवरलैपिंग कैसे होता है
ठीक है। आप यहाँ पर बस इतना जान लीजिए कि दोनों ही परमाणु में बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो जो साझेदारी होती है वो बीच में उपस्थित होता है, क्योंकि उस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन पर दोनों ही परमाणु का अधिकार होता है। ठीक है। अब यदि स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रमाण को अगर हम देखें, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रमाण के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि 2 क्लोरीन परमाणु हैं, उन 2 क्लोरीन परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरियां कहने का मतलब है कि दोनों परमाणु के नाभिक की दूरी, दोनों परमाणुओं के नाभिक नाभिक की दूरी होती है, वो पाया गया है 198 पिकोमीटर। ठीक है। पिकोमीटर में लिखा हुआ है 198 पिकोमीटर, 198 पिकोमीटर। और इस दूरी का आधा क्या कहलाएगा? परमाणु त्रिज्या कहलाएगा या सहसंयोजक त्रिज्या कहलाएगा। तो इसका आधा होता है 99 पिकोमीटर। ठीक है। तो इस प्रकार कहा गया कि क्लोरीन अणु में जो अंतरनाभिकीय दूरी है वो 198 पीएम अर्थात 1.98 एंगस्ट्रॉम होती है, और उसकी जो त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, वो 0.99 एंगस्ट्रॉम या 0.99 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसे ही हम कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है। तो सहसंयोजक त्रिज्या को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी अणु में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित एक ही तत्व के दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। सहसंयोजक त्रिज्या की मैंने क्या परिभाषा बताया कि किसी अणु में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित एक ही तत्व के 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित एक ही तत्व के 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन के द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि हाइड्रोजन अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच की अंतर नाभिकीय दूरी 0.75 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसका आधा 0.75 एंगस्ट्रॉम का आधा होगा 0.37 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या हो गई 0.37 एंगस्ट्रॉम। वैसे ही आता है क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया कि क्लोरीन की सहसंयोजक बंध से बंधे हुए 2 क्लोरीन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी होती है 198 पीएम या 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आधा यदि हम कर दें तो 0.99 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होता है, जो कि एक क्लोरीन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या है। उसी प्रकार ब्रोमीन परमाणु की भी प्राप्त होती है। ब्रोमीन की प्राप्त होती है लगभग 2.28 एंगस्ट्रॉम, और इसका आधा लगभग 1.14 एंगस्ट्रॉम होती है ब्रोमीन की सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है। तो समझ में आया सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? तो सहसंयोजक त्रिज्या किसी अणु में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित एक ही तत्व के 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। हाइड्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या होती है 0.37 एंगस्ट्रॉम। उसी प्रकार क्लोरीन की होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम। ब्रोमीन की होती है 1.14 एंगस्ट्रॉम। आया समझ में? सहसंयोजक त्रिज्या। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, समझ में नहीं आया हो तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको प्रॉपर? ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है धात्विक त्रिज्या। ठीक है। तो धात्विक त्रिज्या क्या कहलाती है? तो यदि हम सामान्य संरचना देखें या धातुओं की जो सामान्य संरचना देखें, तो वो एक क्रिस्टलीय संरचना होती है। वो क्रिस्टल संरचना के रूप में पाए जाते हैं। और क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? क्रिस्टल संरचना अर्थात उसमें धनायन और ऋणायन, ठीक है, धनायन ऋणायन अथवा कोई भी जो परमाणु होते हैं वो उस विशेष क्रिस्टल व्यवस्था में स्थित होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 12th में आप लोगों ने ठोस अवस्था नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। उस ठोस अवस्था में आप लोगों ने क्रिस्टल संरचना के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। तो क्रिस्टल संरचना कैसी होती है कि क्रिस्टल की संरचना में उस क्रिस्टल के जो अवयव होते हैं
परमाणु होते हैं अथवा अणु होते हैं अथवा कोई भी आयन होते हैं, वह जो आयन होते हैं उसकी एक विशेष क्रिस्टल जालक में उसकी एक विशेष व्यवस्था होती है, ठीक है। तो उस विशेष व्यवस्था में परमाणुओं के किसी भी दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधार धात्विक त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल वही है भाई, सभी परिभाषा बिल्कुल वही है, हम केवल उसकी प्रकृति के आधार पर हम उसे अलग-अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया है। पहले थी सहसंयोजक त्रिज्या, दूसरी आती है धात्विक त्रिज्या, कि किसी भी धात्विक क्रिस्टल संरचना में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधार धात्विक त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। इसे हम क्रिस्टल त्रिज्या भी कह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो परमाणु जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बंध नहीं बनाते हैं, वो केवल एक दूसरे के बहुत पास-पास स्थित होते हैं, ठीक है। और जब वो पास-पास स्थित होते हैं तब किसी भी दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को हम क्या कह देते हैं, धात्विक त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। धात्विक त्रिज्या क्या हो गई, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसी भी धात्विक क्रिस्टल संरचना में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को धात्विक त्रिज्या कहते हैं, इसे क्रिस्टल त्रिज्या भी कहा जाता है। जैसे कि सोडियम धातु लें, तो सोडियम धातु के क्रिस्टल में दो समीपस्थ सोडियम परमाणुओं के बीच की दूरी होती है 3.80 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सोडियम धातु की क्रिस्टल में यदि हम देखें तो दो सोडियम धातु के या दो सोडियम परमाणुओं के बीच की दूरी होती है 3.80 एंगस्ट्रॉम, तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा हो जाता है 1.90 एंगस्ट्रॉम, और यही कहलाता है सोडियम की धात्विक त्रिज्या, ठीक है। तो धात्विक त्रिज्या क्या होती है, किसी धात्विक क्रिस्टल में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग धात्विक त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। इसे हम क्रिस्टल त्रिज्या कहते हैं। तीसरा आता है वैन डर वाल्स त्रिज्या, तो ठीक है, देखिए मैंने जैसा कि आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक डायग्राम दिखा हुआ है वैन डर वाल्स त्रिज्या की। तो वैन डर वाल्स त्रिज्या में भी दो परमाणुओं के मध्य में क्या होती है, आकर्षण बल होता है, और वो आकर्षण बल कैसा होता है, वो आकर्षण बल वैन डर वाल बल होता है, ठीक है। उन दोनों के मध्य में वैन डर वाल बल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व की ठोस अवस्था में दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वैन डर वाल त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर भी बंध का निर्माण नहीं होता, बंध का निर्माण केवल सहसंयोजक बंध में होता है, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या क्या होती है, धात्विक त्रिज्या परमाणुओं, अणुओं या आयनों की एक व्यवस्था है, ठीक है। वहां पर भी बंध का निर्माण नहीं होता। वैन डर वाल त्रिज्या में भी बंध का निर्माण नहीं होता, यहाँ पर दो परमाणु केवल एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के केवल पास-पास स्थित होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नियॉन के अणु में देख रहे होंगे, एक नियॉन के अणु में दो नियॉन के परमाणु होते हैं, तो यदि दो नियॉन के परमाणु हैं, यदि वो एक दूसरे के पास-पास में स्थित हैं, तो यदि वे एक दूसरे के पास-पास में स्थित होंगे तो दोनों ही परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग कहलाएगा उसकी परमाणु त्रिज्या या वैन डर वाल त्रिज्या। वैसे ही दूसरा चित्र आप देख रहे होंगे, मैंने क्लोरीन अणु का बनाया हुआ है। दो क्लोरीन अणु हैं, एक क्लोरीन अणु में दो क्लोरीन परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बंध है, ठीक है। लेकिन दो क्लोरीन के अणुओं के मध्य में वैन डर वाल बल है, तो तो यहाँ पर दो क्लोरीन के अणु यदि वो एक दूसरे से वैन डर वाल बल से आकर्षित हैं, तो वहां पर भी परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को हम वैन डर वाल त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया वैन डर वाल त्रिज्या? वैन डर वाल त्रिज्या क्या होती है, तो किसी भी तत्व की ठोस अवस्था में दो निकटतम अणुओं के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, ठीक है। अणु में उपस्थित परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, उसे हम कहेंगे वैन डर वाल त्रिज्या, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का सूत्र होता है C6H6Cl6, ठीक है। तो यदि हम हेक्साक्लोराइड में लें, तो ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का जो क्रिस्टलीय रूप है उसमें क्लोरीन और विभिन्न अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा होता है, बीच की जो दूरी होती है वो होती है 3.6 एंगस्ट्रॉम, और इसका आधा लगभग 1.8 एंगस्ट्रॉम ये कहलाता है क्लोरीन की वैन डर वाल त्रिज्या, ठीक है। और सेम यही जो मात्रा थी या यही जो परिमाण है वो हमें तब प्राप्त होता है जब हम कैडमियम क्लोराइड को लेते हैं, ठीक है। तो कैडमियम क्लोराइड में क्या होती है कि क्लोरीन परमाणुओं और अबंधनीय
कैडमियम परमाणुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 3.6 एंगस्ट्रॉम और इसका आधा होता है 1.8 एंगस्ट्रॉम। तो यही जो 1.8 एंगस्ट्रॉम होता है यह कहलाता है क्लोरीन की वॉन डेर वाल त्रिज्या। समझ में आया? वंडरवॉल त्रिज्या क्या कहलाता है? तो वंडरवॉल त्रिज्या किसी भी तत्व की ठोस अवस्था में, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने धात्विक क्रिस्टल, धात्विक त्रिज्या और वंडरवॉल त्रिज्या में टर्म यूज किया है ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था में वो क्या होंगे, अणु केवल पास पास उपस्थित होंगे, उनमें कोई क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो किसी भी तत्व की ठोस अवस्था में दो निकटतम अणुओं के, दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी का आधार वंडर वाल त्रिज्या कहलाता है। जैसे कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड अगर हम लें तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड में क्लोरीन की वंडर वाल त्रिज्या प्राप्त होती है 1.88 एंगस्ट्रॉम। सेम वही त्रिज्या हमें प्राप्त होती है कैडमियम क्लोराइड के केस में भी, वहां पर भी क्लोरीन की वंडर वाल त्रिज्या हमें प्राप्त होती है 1.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यह होता है वंडर वाल त्रिज्या। समझ में आया परमाणु त्रिज्या के बारे में? किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें कोई कोई ज्यादा दिमाग का यूज करने वाली चीजें नहीं है, ये केवल बस थोड़ी, बस ये केवल सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, और देखिए ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें पांच प्रकार के, हम इसमें मुख्य रूप से पांच पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पांच आवर्ती गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है परमाणु त्रिज्या, आयनी त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, पांच का मैंने नाम दिया, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। तो इन पांच पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से कोई ना कोई एक हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पांच में से कोई ना कोई एक हमेशा ही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अभी हम केवल पहली प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, परमाणु त्रिज्या के बारे में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए परमाणु त्रिज्या क्या होती है। परमाणु त्रिज्या, यदि हम कोई एक परमाणु लें और उस परमाणु की त्रिज्या यदि हमें निकालना हो, भाई पहले के मॉडल में यह कह दिया गया कि परमाणु की आकृति गोलाकार आकार की होती है, तो गोलाकार आकृति की त्रिज्या ज्ञात करना बहुत ही आसान है कि उसके केंद्र से सबसे बाहरी सतह की दूरी को त्रिज्या कहेंगे। तो यही केस परमाणु त्रिज्या की, परमाणु त्रिज्या के केस में भी हुई कि किसी परमाणु में नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आई कि हम किसी भी परमाणु को आइसोलेट नहीं कर सकते, मतलब हम उसको पृथक रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से परमाणु त्रिज्या पृथक रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में भी कहा गया कि वहां पर इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है, इलेक्ट्रॉन के बादल उपस्थित होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के बादल में हम नहीं कह सकते कि वो इलेक्ट्रॉन इस स्थान पर स्थित है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर परमाणु त्रिज्या की अवधारणा को या परमाणु त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए परमाणु त्रिज्या को अलग अलग रूप से वर्गीकृत किया गया, और अलग अलग रूप से वर्गीकृत करके उसकी परिभाषा अलग अलग दी गई। तो सबसे, तो उसका जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया गया, सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वंडरवॉल त्रिज्या। पहला हम देखते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है कि यदि कोई दो परमाणु हैं, उन दो परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। यदि यदि दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एक सहसंयोजक बंध बनता है। दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो दो सहसंयोजक बंध बनता है। तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो तीन सहसंयोजक बंध बनता है। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए जब किसी सहसंयोजक त्रिज्या हम किसे कहेंगे कि एक अणु में या किसी भी अणु में एकल सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित एक ही तत्व के दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है।
ठीक है। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होगा कि किसी परमाणु में एकल बंध से आबंधित एक ही तत्व के दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रमाणों के द्वारा ज्ञात किया गया है कि हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या होती है 0.37 एंगस्ट्रॉम। उसी प्रकार क्लोरीन की होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम और ब्रोमीन की होती है 1.14 एंगस्ट्रॉम। दूसरा हमने पढ़ा धात्विक त्रिज्या। ठीक है। तो धात्विक त्रिज्या में देखिए धातु दो यदि कोई धातु परमाणु है तो दो धातु परमाणु यदि ठोस अवस्था में क्रिस्टल जालक में विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसकी व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार धात्विक क्रिस्टल में दो परमाणुओं के आसपास स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। इसे क्रिस्टल त्रिज्या भी कहते हैं। इसके द्वारा जैसे कि सोडियम धातु होता है, तो सोडियम धातु होती है, तो उस सोडियम धातु के क्रिस्टल में सोडियम की जो परमाणु है, उस सोडियम की जो धात्विक त्रिज्या है वह पाई गई थी 1.90 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा वांडर वाल त्रिज्या। तो वांडर वाल त्रिज्या भी बिल्कुल वैसे ही होती है कि परमाणु के मध्य में किसी प्रकार का बंध का निर्माण नहीं होता, वो केवल एक दूसरे से आकर्षित स्थिति में होते हैं। ठीक है। तो वांडर वाल त्रिज्या हम किसे कहेंगे कि किसी भी तत्व की ठोस अवस्था में दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वांडर वाल त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। जैसे कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड में क्लोरीन की जो वांडर वाल त्रिज्या थी वो गणना की गई थी 1.8 एंगस्ट्रॉम। उसी प्रकार कैडमियम क्लोराइड में भी क्लोरीन की जो वांडर वाल त्रिज्या होती है वो प्राप्त होती है 1.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। जो कि अंतरा परमाणविक दूरी की आधी है। अंतरा परमाणविक दूरी मतलब वही है दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि किसी आवर्त सारणी में, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या में क्रमिक रूप से क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है। या इसे हमने आवर्ती गुण क्यों कहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्याओं की प्रवृत्तियां। ठीक है। आवर्त सारणी में जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं या हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होती है। ठीक है। परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करें तो परमाणु त्रिज्या के मान में भी क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। अचानक परिवर्तन नहीं होता, क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है। ठीक है। इसी को यहाँ पर टर्म यूज किया गया आवर्ती फलन। ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक की आवर्ती फलन होती है। तो आवर्ती फलन कहने का मतलब यह है कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करें तो परमाणु त्रिज्या के मान में भी क्रमिक परिवर्तन होता है। तो देखिए जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर आवर्त सारणी का दीर्घ रूप बनाए हैं। उस आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में परमाणु त्रिज्या में क्रमिक परिवर्तन भी आपको बताया है। ठीक है। तो यह परमाणु त्रिज्या में क्रमिक परिवर्तन कैसे होता है, तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब बाएं से दाएं की ओर जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। ठीक है। क्यों बढ़ेगी, क्या कारण है बढ़ने का, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी आप केवल ये जो चित्र बनाया है या ये जो डायग्राम है उस डायग्राम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि जब हम किसी परमाणु में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। ठीक है। तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, सॉरी मैंने यहाँ पर कुछ गलत कह दिया। मुझे यहाँ पर यह कहना था कि जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या कम होती है और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं अर्थात जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है। क्या कहा मैंने कहा कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या कम होती है। देखिए यहाँ पर क्रमिक रूप से कम होता जा रहा है, चित्र में आप देख रहे होंगे क्रम से कम होता जा रहा है। ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। ठीक है। समझ में आया। अब ये परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन क्यों होता है, तो देखिए यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं,
ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तब क्या होगा, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी मतलब सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होगा। ठीक है, तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो तत्वों के परमाणु क्रमांक में बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। और यह वृद्धि कैसे कैसे क्यों होती है, तो देखिए इस वृद्धि के बारे में यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, तब परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वह इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में जाता है, अलग अलग कोश में जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण यदि अगर हम लें तो यदि हम हाइड्रोजन लें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 1s1। दूसरा वर्ग में दूसरा तत्व लें तो वो होता है लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। यदि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो वो होता है 1s2 2s1। यदि हम ले सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अर्थात यहाँ पर आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो वो क्या करता है, वो अगली कक्षाओं में प्रवेश करता है, वो उसी कक्षा में ना जाकर के वो कहाँ जाता है, वो अगली कक्षाओं में जाता है। और जब वो अगली कक्षा में जाता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रम से नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, नाभिक और नाभिक से जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, भाई कोश का मान बढ़ रहा है तो नाभिक और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। और जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षण बल से आकर्षित करेगा। भाई जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो स्थिर विद्युत प्रकार का आकर्षण बल है वह स्थिर विद्युत प्रकार का आकर्षण बल कम होता जाएगा। और जब आकर्षण बल कम होता जाएगा तो जो नाभिक है, देखिए यहाँ पर क्या होती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उदासीन परमाणु में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कक्षा में होते हैं। तो दोनों के मध्य में स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में आकर्षण भी कम होता जाएगा। ठीक है, और जब आकर्षण कम होता जाएगा मतलब कहने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन अधिक दूर रहने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से वह परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। परमाणु त्रिज्या हमने कहा था ना कि नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्षा के बीच की दूरी। ठीक है, तो यदि कक्षा का मान बढ़ते जाएगा मतलब कहने का मतलब है कि त्रिज्या भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक में जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में कैसे परिवर्तन होता है। तो देखिए वर्ग 1 में मैंने लिखा हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, इन 5 तत्वों के बारे में मैंने बताया है। तो परमाणु त्रिज्या देखिए क्या होती है, ये पिकोमीटर में मान है ना, ध्यान रखिएगा ये जो मान लिखा हुआ है मैंने ये पिकोमीटर में है। तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या होती है 152 पिकोमीटर या 1.52 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, 152 पिकोमीटर। सोडियम की देखें तो वो होती है 186, पोटेशियम की देखें तो वो होती है 231, रुबिडियम की देखें तो वो होती है 244 और सीजियम की अगर हम देखें तो वो होता है 262 पिकोमीटर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रमिक रूप से परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती जाती है। उसी प्रकार हम वर्ग 17 में अगर हम देखें तो वर्ग 17 में फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या होती है 64 पिकोमीटर। वैसे ही क्लोरीन की होती है 99 पिकोमीटर, ब्रोमीन की होती है 114 पिकोमीटर, आयोडीन की होती है 133 पिकोमीटर और एस्टेटिन की होती है 144 पिकोमीटर। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है, समझ में आया परमाणु त्रिज्या में वृद्धि क्यों होती है। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब हम आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि जब हम किसी आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करता है। यदि हम ले पहले वर्ग का एग्जाम्पल, तो पहले वर्ग में यदि मैं एग्जाम्पल लूं लिथियम का, ठीक है, लिथियम का एग्जाम्पल लेता हूं तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। अगला अगला जो तत्व होता है वो है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11।
यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लूं तो वो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं, यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 3p6 4s1। अर्थात वहां पर इलेक्ट्रॉन गया चौथी कक्षा में, लिथियम में इलेक्ट्रॉन जा रहा है दूसरी कक्षा में, सोडियम में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तीसरी कक्षा में, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन जा रहा है चौथी कक्षा में। वैसे ही रुबिडियम में जाता है पांचवी कक्षा में और सीजियम में जाता है छठवीं कक्षा में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रमिक रूप से जो इलेक्ट्रॉन है वो अगली कक्षा में प्रवेश करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन कक्षा की संख्या भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार नाभिक के द्वारा अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्रमशः कम होता जा रहा है, और जब आकर्षण बल क्रमशः कम होता जाता है तब उस इलेक्ट्रॉन का या उस परमाणु का जो आकार है वह आकार भी बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर सारणी में देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम किसी आवर्त सारणी में हम किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो बाएं से दाएं की ओर जाने में क्या होती है, परमाणु त्रिज्या में क्रमिक रूप से कमी होती जाती है। परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः कम होता जाता है। अब यह क्रमशः कम क्यों होता जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इस परमाणु क्रमांक में क्रमिक कमी को इस तथ्य के द्वारा समझाया गया कि जैसे ही हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होती ही है। ठीक है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि तो होती है, लेकिन आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो आने वाला इलेक्ट्रॉन उसी उपकोष में प्रवेश करता है, न कि अगली कक्षा में। तो जब वो उसी उपकोष में प्रवेश करता है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है। ठीक है, नाभिक में क्या हो रही है, प्रोटॉन की संख्या में भी वहां पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जब प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है मतलब वह जो नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल है वो अधिक हो रहा है, वो लगातार आकर्षण बल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसी आकर्षण बल में वृद्धि के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अधिक पास आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक पास आएगा तो हम देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या कम हो जाएगी। तो यही कारण है कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमशः कमी होती जाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं दूसरे आवर्त से। तो दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। बेरिलियम का होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2। बोरॉन का होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p1। कार्बन का होता है 6, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का होता है 7, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का होता है 8, 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का होता है 9, 1s2 2s2 2p5। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब हम जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। वह इलेक्ट्रॉन उसी कोश में प्रवेश करते हैं, उसी कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रमशः प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है, नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि हो रही है, अर्थात नाभिक के द्वारा लगाया जाने वाला आकर्षण बल बढ़ रहा है। तो उसी कोश के इलेक्ट्रॉन का नाभिक के द्वारा लगाया जाने वाला आकर्षण बल बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होगा तब उसकी कक्षा छोटी हो जाएगी और परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाएगा। वैसे ही एग्जांपल हम ले सकते हैं तीसरे आवर्त में। तीसरे आवर्त का मैंने एग्जांपल दिया हुआ वहां पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वह तीसरी कक्षा में प्रवेश करता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम का होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p
1:2:2 2p6 3:2। एल्यूमिनियम में पी कक्षक भरना शुरू होता है 1:2:2 2p 1:2:2 2p6 3:2 3p1। वैसे ही वो क्लोरीन तक जाता है 3p5 तक 1:2:2 2p6 3:2 3p5 तक। अर्थात वह जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में ही प्रवेश कर रहा है, लेकिन जो प्रोटॉन है वह तो लगातार बढ़ता जा रहा है, नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में स्थित है। अर्थात उस नाभिक के द्वारा उस अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ता जाता है और जब आकर्षण बल बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ आकर्षित हो जाता है और परमाणु की कक्षा छोटी होती जाती है। इस प्रकार परमाणु त्रिज्या का मान भी कम होता जाता है। समझ में आया? जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी क्यों आती है? समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? समझ में आ रहा है सभी को अच्छे से? समझ में आया भाई? परमाणु त्रिज्या क्या होती है? उस परमाणु त्रिज्या में जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं और जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन क्यों होता है? समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जब हम किसी वर्ग में और आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में परिवर्तन किस तरीके से होता है। तो देखिए, जब हम आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश करता है, जिसके कारण नाभिक के द्वारा अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है और वह इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है, जिसके कारण उसकी कक्षा बढ़ जाती है। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है वर्ग 1 का और वर्ग 17 का। ठीक है, परमाणु क्रमांक में क्रमिक रूप से वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ रही है। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है। इसका कारण यह दिया गया कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, अर्थात परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। अर्थात आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह उसी कक्षा में प्रवेश करता है या उसी कक्षा के अगले उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में है परंतु परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, अर्थात नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि हो रही है। और नाभिकीय आवेश में वृद्धि का मतलब ये है कि जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल अधिक हो रहा है, और जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल अधिक हो रहा है मतलब वह इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होगा तब उसकी कक्षा छोटी हो जाएगी, और कक्षा छोटी हो गई कहने का मतलब यह है कि परमाणु का आकार भी छोटा हो गया या परमाणु त्रिज्या भी छोटी हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब परमाणु त्रिज्या के मान में क्रमिक रूप से कमी होती है। मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त के एग्जाम्पल थे। दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं वह इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं, जबकि तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं, परंतु नाभिकीय आवेश में क्रम से वृद्धि होने के कारण परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाती है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ विशेष प्रवृत्तियां देखते हैं। अब ये विशेष प्रवृत्तियां क्या होती हैं? तो अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पहले आवर्त और दूसरे आवर्त में। जब हम जाते हैं संक्रमण तत्व में और अंतर संक्रमण तत्वों में, तब इन परमाणु त्रिज्याओं के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसे हम देखते हैं विशेष प्रवृत्तियों में। ठीक है, तो विशेष प्रवृत्तियों में यदि हम देखें संक्रमण तत्वों में, तो संक्रमण तत्व कितने 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 कहेंगे? तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, जो वर्ग 13 से वर्ग 12 तक के 10 तत्वों को कहा जाता है। ठीक है, तो यदि हम इन संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्याओं के परिप्रेक्ष्य में अगर अध्ययन करें तो सबसे पहले देखिए वहां पर जो टेबल जो मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये टेबल देख लीजिए जो टेबल मैंने बनाए हैं। टेबल मैंने लिया हुआ है तीसरे आवर्त से डी ब्लॉक की सॉरी चौथे आवर्त से क्या होता है वहां पर डी ब्लॉक के तत्व भरना शुरू होते हैं। तो ये शुरू होता है स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये 10 तत्व होते हैं।
कौन कौन से 10 तत्वों का नाम दिया मैंने? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। भैया आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में कौन से वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं। आप इसकी आदत बना लीजिए। यदि आपने क्लास 11th और क्लास 12th में आवर्त सारणी को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आवर्त सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें से इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं वो पहला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आवर्त सारणी आपका जब तक आप अकार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, जब तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब तक आपको आवर्त सारणी का अध्ययन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो देखिए डी ब्लॉक के तत्वों में कौन कौन से तत्वों का नाम लिया मैंने? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, परमाणु क्रमांक स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक स्टार्ट होता है 23। ठीक है, सॉरी 23 नहीं, 21 से स्टार्ट होता है। अब 21 से कहां तक जाता है? वो जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, स्कैंडियम का होता है 21। यहां से डी कक्षक भरना शुरू होता है। तो देखिए परमाणु त्रिज्या के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होती है। ये जो मान है वो एंगस्ट्रॉम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो पहले हमने पढ़ा था कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है। तो यहाँ पर भी परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होना चाहिए ना भाई। हमने पहले पढ़ा है कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि के साथ साथ परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है। तो यहाँ पर भी परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होनी चाहिए। तो वो कमी देखिए कैसे होती है। स्कैंडियम का होता है 1.44 एंगस्ट्रॉम, टाइटेनियम का होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम, कमी हो रही है। वेनेडियम का होता है 1.22 एंगस्ट्रॉम, कमी हो रही है। क्रोमियम का होता है 1.17 एंगस्ट्रॉम, वेनेडियम से और भी कम होता है। मैग्नीज, जब हम मैग्नीज में जाते हैं तो मैग्नीज की परमाणु त्रिज्या हमें प्राप्त होती है 1.17 एंगस्ट्रॉम, जो क्रोमियम के लगभग बराबर है। फेरिक, आयरन का हमें प्राप्त होता है 1.17 एंगस्ट्रॉम, जो कि मैग्नीज और क्रोमियम के बराबर है। कोबाल्ट का हमें प्राप्त होता है 1.16 एंगस्ट्रॉम, जो भी लगभग बराबर है क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन के। निकिल का होता है 1.15 एंगस्ट्रॉम, जो थोड़ा सा कम होता है। कॉपर का होता है 1.17 एंगस्ट्रॉम, जो कि लगभग बराबर होता है क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकिल के। जिंक का होता है 1.25 एंगस्ट्रॉम, जो कि परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इस अनियमित परिवर्तन का? संक्रमण तत्वों के परमाणुई त्रिज्याओं में क्या होती है, संक्रमण तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या के मान है वो जब हम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब उसमें अनियमित रूप से परिवर्तन होता है। क्यों परिवर्तन होता है? तो देखिए जैसा कि मैंने आपको डी ब्लॉक तत्वों की परिभाषा के बारे में बताया था। डी ब्लॉक तत्व हम किसे कहेंगे? डी ब्लॉक तत्व वे तत्व होते हैं जिसमें आने वाला विभेदी इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के डी कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, अर्थात मतलब कहने का मतलब ये है कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी कक्षा में नहीं जाता बल्कि उसके पहले वाली कक्षा में जाता है। समझ में आया आप लोग को कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वह आने वाला इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में प्रवेश न करके या उसी कक्षा में न जाकर के पहली कक्षा में जाता है। ठीक है, जैसे कि हम स्कैंडियम के परमाणु क्रमांक से लें, स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लें, तो जैसा कि आप जानते हैं स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 4s2 4s2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आने वाला 21वां इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? वो जाएगा 3d ऑर्बिटल में, d ऑर्बिटल में जाता है 3d में। अर्थात मतलब आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथी कक्षा में ना जाकर के वो तीसरी कक्षा के d उपकोष में चला जाता है।
ठीक है, वो चौथी कक्षा में ना जाकर के तीसरी कक्षा में चला जाता है। तो जब वो तीसरी कक्षा में जाएगा, तो तीसरी कक्षा में क्या होगा, वहां पर नाभिकीय आवेश में तो वृद्धि हो गई, प्रोटॉन की संख्या में तो वृद्धि हो गई, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में ना जाकर के उसके अंदर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात पहली कक्षा में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा अधिक आकर्षण का अनुभव करेगा, है ना भाई। भाई पहली कक्षा है, उस पहली कक्षा को छोड़ करके वो अंदर वाली कक्षा में चला गया, तो नाभिक के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो वह इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो जाएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होगा तो उसकी कक्षा छोटी हो जाएगी, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या होती है वो कम हो जाती है। समझ में आया। तो ये तो हो गया कम होने का मान, कि जो उसकी जो परमाणु त्रिज्या है वह क्या हो गई, वह परमाणु त्रिज्या के मान कम हो गए। लेकिन यदि हम संक्रमण श्रेणी में देखें, तो संक्रमण श्रेणी में यदि हम देख रहे हैं कि क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर, इनके मान में लगा, इनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो लगभग एक समान होते हैं, जबकि जिंक की परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम ले सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव के टर्म में। अब आप कहेंगे कि ये प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, तो मैंने आपको पिछली चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, परमाणु की संरचना पढ़ रहे थे, तो उस परमाणु की संरचना में मैंने आपको परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश समझाया था। ठीक है, तो कोई बताएगा कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। कोई बताएगा भाई परिरक्षण प्रभाव या प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। ये मैंने आपको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना पिछली पिछली क्लास में। पहले की जो क्लासेस हैं, पिछला जो चैप्टर है, उस पिछले चैप्टर में मैंने आपको प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में पढ़ाया था, परिरक्षण प्रभाव के बारे में पढ़ाया था। वहां पर हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करने के स्लेटर के कुछ नियम देखे थे। हाँ बिल्कुल वही परिरक्षण प्रभाव बिल्कुल वही है। तो क्या होता है परिरक्षण प्रभाव, तो देखो, जब जो इलेक्ट्रॉन है अंदर की कक्षा में उपस्थित होता है, जब इलेक्ट्रॉन अंदर की कक्षा में उपस्थित होता है तो बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को परिरक्षित नहीं करते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि हम आवेशित कणों के व्यवहार के बारे में देखें, तो जो दो समान आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण होता है, तो दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य में भी प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य में भी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो यदि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य में प्रतिकर्षण है, मतलब वो एक दूसरे को ढकेलने की ओर कोशिश करेंगे, एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करेंगे। और जब वो एक दूसरे को ढकेलने की कोशिश करेंगे, अर्थात उसमें क्या होगा, नाभिक के द्वारा जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया लगाया जाने वाला आकर्षण बल है, मतलब नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसको प्रतिकर्षण करके दूर भेज रहा है, अर्थात उसके आकर्षण बल से उसकी रक्षा करता है। तो यह हो गई परिरक्षण प्रभाव। और प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो अंतिम कोश में अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा पूर्व के कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के द्वारा लगाया जाने वाला आकर्षण बल, अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाया जाने वाला आकर्षण बल जो अनुभव किया जाता है उसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये सब मैं आपको पिछले जो चैप्टर है उसमें डिटेल से हम लोग इस बारे में पढ़े हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ पर हम केवल इतना पढ़ेंगे कि परमाणु त्रिज्या के मान में ये अनियमित परिवर्तन क्यों होता है। तो ये जो अनियमित परिवर्तन है ये होता है परिरक्षण प्रभाव के कारण। अब देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में प्रवेश न करके पहले की कक्षा में प्रवेश करता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसको चौथी कक्षा में जाना चाहिए था, लेकिन वो तीसरी कक्षा में जाता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जाता है तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से परिरक्षित नहीं कर पाते। क्यों परिरक्षित नहीं कर पाते, क्योंकि हमने अलग अलग कक्षाओं का परिरक्षण प्रभाव हमने पढ़ा है, एस, पी, डी और एफ, चार कक्षक हमने पढ़े हैं। इन चारों कक्षाओं का परिरक्षण प्रभाव हमने पढ़ा है। तो एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव सबसे अधिक होता है, उससे कम होता है पी कक्षक का, उससे होता है डी कक्षक का, और एफ कक्षक का सबसे कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं डी कक्षक में, तो जब इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जा रहे हैं तो वह इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन के नाभिकीय आवेश को पूर्ण रूप से परिरक्षित नहीं कर पाते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन परिरक्षित नहीं कर पाएंगे, अर्थात वहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा,
प्रभावी नाभिकीय आवेश में भी अनियमित परिवर्तन होगा। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश में अनियमित परिवर्तन होता है, इसी कारण हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या लगभग एक समान ही हमें प्राप्त होती है। लेकिन जब हम जिंक के केस में हम जाते हैं, तो जिंक में अगर हम देखें, तो जिंक में जो डी कक्षक हैं, वो डी कक्षक पूर्ण रूप से भर जाते हैं। और जब डी कक्षक पूर्ण रूप से भर जाते हैं, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को अंतिम कक्षा में, चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से परिरक्षित नहीं कर पाते। और जब वो पूर्ण रूप से परिरक्षित नहीं कर पाएंगे, तब उसके द्वारा लगाया जाने वाला आकर्षण है वह कम अनुभव करता है। और जब अंतिम इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा आकर्षण कम अनुभव करेगा, तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यह होता है संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्याओं के मान में अनियमित परिवर्तन। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्याओं के मान में अनियमित परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में ना जाकर के उससे पहले वाली कक्षाओं में प्रवेश करता है, जिसके कारण तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्याओं में आंशिक रूप से वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, इसका कारण हम परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश से भी ले सकते हैं कि डी इलेक्ट्रॉनों का बाहरी कक्षाओं पर लगाया जाने वाला परिरक्षण प्रभाव कम होता है, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बढ़ता जाता है। ठीक है, जिसके कारण नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है और परमाणु त्रिज्याओं के मान में कमी होती है। लेकिन जब हम क्रोमियम से कॉपर तक के केस में जाते हैं, तब यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव अनियमित होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रमिक रूप से डी कक्षाओं में प्रवेश करते हैं, और डी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, वह बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आवेश से पूर्ण रूप से परिरक्षित नहीं कर पाते। इस प्रकार जो डी इलेक्ट्रॉनों का नाभिकीय आवेश है, वह दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्याओं के मान में कम व अनियमित परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया संक्रमण तत्वों के केस में। जब हम जाते हैं अंतर संक्रमण तत्वों के केस में, तब क्या होता है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के केस में क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर नीचे में मैंने लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की संरचना बनाई है और उसके वहां पर परमाणु त्रिज्या के क्रम दिए हैं। तो जब हम किसी लैंथेनाइड में या अंतर संक्रमण श्रेणी के में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर भी परमाणु त्रिज्याओं के मान में क्रमशः कमी होती जाती है। और यह जो कमी होती है, यह लैंथेनाइडों में अधिक पाई जाती है। इसका कारण होता है लैंथेनाइड संकुचन। अब ये लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है? तो देखिए, लैंथेनाइड का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको इसीलिए कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपने घर पे रह करके आप इसका प्रैक्टिस करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की प्रैक्टिस करिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो जब हम लैंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जाते हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होती है, वो पांचवें कक्षा में प्रवेश न करके वो चौथी कक्षा में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, छठवें कोष से भरना शुरू होता है। वो छठवें कोष में न भर करके, छठवीं कक्षा में न जा करके वो चौथी कक्षा में जाता है, अर्थात वो बाहरी कक्षा में न जाकर के उपांत्य कोष में जाता है। मतलब दूसरी कक्षा, बाहर से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है। समझ में आ रहा है ना भाई मैं क्या कर रहा हूँ? भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसको जाना चाहिए था छठवीं कक्षा में, लेकिन वो जा रहा है चौथी कक्षा में। तो जब वो चौथी कक्षा में जा रहा है, तब उससे क्या होती है? अर्थात वो एफ उपकक्ष में प्रवेश करता है। और हम जानते हैं कि एफ उपकक्ष का परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है। एफ कक्षक का जो परिरक्षण प्रभाव होता है, वो डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम होता है, जिसके कारण जो एफ उपकोष के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इस एफ उपकोष के जितने भी जो 14 इलेक्ट्रॉन हैं, उन 14 इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव लगभग एक समान होता है। ठीक है, उन जो एफ कक्षक में उपस्थित जो 14 इलेक्ट्रॉन हैं, उन 14 इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव लगभग, जब हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं, तो वो लगभग एक समान ही रहता है। और जब वो लगभग एक समान ही रहता है, इसी के कारण परमाणु के नाभिक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल है, वो लगभग एक समान ही रहता है। और जब लगभग एक समान होगा, तो परमाणु त्रिज्या के मान में भी बहुत ही कम परिवर्तन होगा, लगभग परमाणु त्रिज्या एक जैसी होती है। यदि हम देखें, तो देखिए यहाँ पर मैंने लैंथेनाइड सीरीज बनाया हुआ है। उस लैंथेनाइड सीरीज में आप देखिए, जब हम यहाँ पर जब हम आते हैं सोमेरियम से लेकर के
लेकर के जब हम लगातार इट्रिबियम तक जाते हैं तब हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक लगभग एक सा रहता है, लगभग 1.98 एंगस्ट्रॉम ही रहता है, लगभग 1.98 से लगभग 1.92 एंगस्ट्रॉम में ही परिवर्तन होता है, बहुत ही कम परिवर्तन होता है। तो यह जो परिवर्तन होता है यह लेंथेनाइट संकुचन के कारण होता है। और लेंथेनाइट संकुचन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उप उपांत्य कोश के F कक्षक में प्रवेश करता है और F कक्षक का परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है। और जब F कक्षक परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो जो नाभिक है वो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण बल लगाएगा, और जब अधिक आकर्षण बल लगाएगा, अधिक तीव्रता से खींचेगा तो कक्षा छोटी हो जाएगी। इसी कारण जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। ठीक है, और लेंथेनाइडों में यह अनियमित रूप से होता है क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन होता है, लेकिन जब हम एक्टिनाइड में जाते हैं तब एक्टिनाइड में यह नियमित रूप से होने लगता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अब 5f में जाते हैं, मतलब 5वीं कक्षा में जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतर संक्रमण तत्वों में भी जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्रमिक रूप से अनियमित परिवर्तन होते हैं। समझ में आया कि संक्रमण तत्वों में और अंतर संक्रमण तत्वों में यह जो परिवर्तन है वो क्यों होता है? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको जब हम पिछला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उस चैप्टर के पढ़ते समय मैंने आपको कहा था कि तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उस तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, और उसके साथ साथ उसके साथ साथ जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उस टर्म को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो इससे हम ये जो चैप्टर है, ये जो आवर्ती गुण है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, इसको हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूं कि संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्वों में ये कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो विशेष प्रवृत्तियों में अगर हम देखें तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती जाती है। ठीक है, लेकिन संक्रमण तत्वों में यह जो परिवर्तन होता है वो अनियमित रूप से होता है। वो अनियमित रूप से होने का कारण ये है कि जो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में न जाकर के उसके अंदर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात पहले कक्षा n-1 डी कोश में प्रवेश करता है। और हम देखते हैं कि डी कक्षक का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वह s और p कक्षकों की तुलना में कम होता है, जिसके कारण जो नाभिक है वह बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षण बल से आकर्षित करने लगता है। और जब नाभिक के द्वारा अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है तो परमाणु त्रिज्याओं के मान में कमी आ जाती है। अब हम संक्रमण तत्वों में देखते हैं कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्रमशः डी कक्षक में ही प्रवेश करते जाते हैं। तो डी कक्षक में प्रवेश करने के कारण जो परिरक्षण प्रभाव का मान है वो वैसा ही रहता है, वह बढ़ता नहीं है या कम भी नहीं होता, वो बिल्कुल वैसा ही रहता है, जिसके कारण नाभिक के द्वारा अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल का परिमाण भी वही रहता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्याओं के मान में हमें समानता दिखाई देती है। जब हम अंतर संक्रमण तत्वों में जाते हैं तो अंतर संक्रमण तत्वों में भी आने वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो उप उपांत्य कोश के F कक्षक में प्रवेश करता है, और F कक्षक का परिरक्षण प्रभाव S, P और D कक्षकों की तुलना में सबसे कम होता है। और जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्रमशः F कक्षकों में ही भरे जाते हैं, जिसके कारण जो नाभिक है उस नाभिक का अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण जो त्रिज्या है या परमाणु की जो त्रिज्या है वह कम होती जाती है। ठीक है, लेंथेनाइडों में यह अनियमित इसलिए होता है क्योंकि लेंथेनाइड तत्वों में लेंथेनाइड संकुचन पाया जाता है। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में डी ब्लॉक तत्व पढ़े होंगे, उस डी ब्लॉक तत्व में आपने लेंथेनाइड संकुचन पढ़ा होगा कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में एफ कक्षक में प्रवेश करता है। एफ कक्षक का परिरक्षण प्रभाव अपने समूह में सबसे कम होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है उसका अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है, जिसके कारण परमाणु की जो कक्षा है वो छोटी हो जाती है और परमाणु की त्रिज्या भी कम हो जाती है। ठीक है, ये होता है लेंथेनाइड संकुचन। जबकि एक्टिनाइड के केस में अगर हम देखें तो जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तब वह जो परिवर्तन होता है वह क्रमिक रूप से अर्थात नियमित होता है। ठीक है, तो ये होता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में परमाणु त्रिज्या में क्रमिक रूप से परिवर्तन। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल से हम पढ़ेंगे
आयनिक त्रिज्या के बारे में, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या के बारे में, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, ठीक है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास में मैं अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है? आप बिल्कुल इस समय घर में रहिए और घर में रह करके पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाइए, ठीक है? ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, ओके? ठीक है, तो घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, ओके? थैंक यू।